सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज जब मैं आपसे संवाद करने के लिए इस वर्चुअल रैली में रूबरू हूं, अब से थोड़ी देर बाद चुनाव की तारीखें आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव होगा, दूसरे राज्यों में कितने चरणों में चुनाव होगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान 3:30 बजे चुनाव आयोग करने जा रहा है। मुझे आज बनारस में सीधे आपके बीच में आके रैली करना था, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त 4 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस आ चुके हैं। अकेले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के अंदर 4200 केसेस उत्तर प्रदेश में आए हैं। 23,000 से ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुके हैं। तो कोरोना की महामारी फिर से एक बार हम सब के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी है। इसलिए इस वर्चुअल रैली के माध्यम को हम लोगों ने इस्तेमाल करने की शुरुआत की है। मैं बनारस के साथी और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी अभिनव राय जी, रोहनिया विधानसभा के प्रत्याशी पल्लवी वर्मा जी, सेवापुरी विधानसभा के प्रत्याशी कैलाश पटेल जी, पिंडरा विधानसभा के प्रत्याशी अमर सिंह जी, वाराणसी उत्तरी विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, वाराणसी दक्षिणी विधानसभा प्रत्याशी अजीत सिंह जी, कैंट विधानसभा प्रत्याशी वाचस्पति श्रीवास्तव जी और शिवपुर विधानसभा के प्रत्याशी सतीश सिंह जी, आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और जितने भी लोग इस रैली में, इस वर्चुअल रैली में जुड़े हैं, उन सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों और दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज एक बड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहा है। अगर हम किसान की बात करें तो उससे वादा किया गया था कि तुम्हारा कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन 2 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए कर्ज माफ करके उसको अपमानित किया गया। 3 काले कानून उसके खिलाफ बनाए गए। 1 साल तक वो सड़क पर बैठा रहा, उसको लाठियों से पीटा गया, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दुश्मन देश के नागरिक की तरह उससे व्यवहार किया गया। अगर हम नौजवानों की बात करें, नौजवान जब जब अपना रोजगार मांगने के लिए सड़क पर निकला, उसको लाठियों से पीटा गया, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, रासुका लगाई गई उसके ऊपर। वो कहता था हमें एक नौकरी दे दो, योगी की सरकार कहती थी नौकरी नहीं देंगे, मुकदमे देंगे तुमको। हमने इसी उत्तर प्रदेश में पहली बार आजादी के बाद वो दृश्य देखा जहां हमारी शिक्षा मित्र महिलाओं ने, सुहागिन महिलाओं ने सिर मुड़वा के अपना विरोध प्रदर्शन किया। हमने देखा नौजवानों को बर्बरता पूर्वक लाठियों से पीटा गया, मां बहन की गालियां उनको दी गई। हम वो दृश्य भूल नहीं सकते। टीईटी की परीक्षा के लिए 23 लाख छात्र अपने अपने सेंटर पर पहुंच चुके थे और बताया गया पेपर लीक हो गया। गेट पकड़ के रो रहे थे हमारे नौजवान। नौकरियां तो उनको दे नहीं पाते, उनको पेपर लीक के जरिए अपमानित करने का काम, लाठियों से पीटने का काम, पेपर लीक के जरिए उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम यह सरकार करती है। और एक पेपर लीक नहीं हुआ, जेई का पेपर लीक, पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक, शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, बीएड की भर्ती का पेपर लीक, बीटीसी की भर्ती का पेपर लीक। यह पेपर लीक सरकार चल रही है आदित्यनाथ जी की। सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां देने की मंशा नहीं है। किसानों को उनके फसल का दाम दिया जा सकता है, कर्ज माफ किया जा सकता है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। आज आपको यह सोचना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के किसानों और नौजवानों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसानों और नौजवान भाइयों, आपको सोचना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को 75 वर्षों में कितना पीछे धकेला है हमारी राजनीतिक पार्टियों ने। और कोई एक दल नहीं,
कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक राज रहा, समाजवादी पार्टी का लंबे समय तक राज रहा, बहुजन समाज पार्टी का लंबे समय तक राज रहा, और यह भारतीय जनता पार्टी जिसने देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, उसका लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राज रहा। हमको कुछ नहीं हासिल हुआ, ये अरबपति करोड़पति बनते चले गए। हमारे मुद्दे आज भी उसी तरीके से जिंदा हैं, उन पे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। माताओं बहनों की सुरक्षा की बात अगर हम उत्तर प्रदेश में करें, एंटी रोमियो बनाने की बात कहती थी भारतीय जनता पार्टी। कहती थी हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, नारी शक्ति का मिशन चलाया इन लोगों ने। लेकिन अखबार के पन्ने खोलकर पढ़िए, 6 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं से उत्तर प्रदेश के अखबार भरे रहते हैं। उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों की सुरक्षा की हालत यह है कि हाथरस में एक बेटी के साथ गैंगरेप होता है, गैंगरेप करने वालों के साथ आदित्यनाथ की सरकार खड़ी होती है और रात में 2 बजे एक गरीब की बेटी को जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अगर आप बात करें तो मनीष गुप्ता के मामले में आज ही निर्णय आया कि पुलिस वालों ने पीट पीट के उसकी हत्या की थी। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी गिड़गिड़ा के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता है, एसएसपी हमसे रंगदारी मांग रहा है, मुख्यमंत्री जी हमारा जीवन बचा लीजिए वरना मेरी हत्या हो जाएगी, और 1 हफ्ते बाद उसकी हत्या हो जाती है। महोबा का एसपी फरार है। संजीत यादव का मामला हम भूले नहीं, उसकी बहन से ही 30 लाख रुपए फिरौती दिलाने का अपहरणकर्ताओं का काम पुलिस वाले करते हैं और बाद में संजीत यादव की हत्या हो जाती है। निर्वेंदु मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक, उनकी हत्या हो जाती है उत्तर प्रदेश में। अरुण वाल्मीकि की हत्या हो जाती है, सफाई कर्मी आगरा के अंदर पीट पीट के पुलिस वाले मार देते हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस उत्पीड़न का गढ़ बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा शोषण किए जाने का एक प्रमुख अड्डा बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश हत्याओं का, पुलिस के द्वारा की गई हत्याओं के मामले में सबसे नंबर 1 का राज्य बन चुका है। आज जब मैं आपसे बातचीत करने आ रहा था तो अभी मैंने अरुण गुप्ता की पत्नी से बात की, कानपुर के घाटमपुर की रहने वाली। थाने में चोरी की एफआईआर लिखाने गए थे अरुण गुप्ता जी। 3 दिन तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, जहर खा के थाने में वो मर जाते हैं, इसलिए कि पुलिस वाले एफआईआर लिखने के बजाय उनको पीटते हैं, मारते हैं। यह है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत। और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कह के आए थे आदित्यनाथ जी। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मिटाना है, गुंडाराज मिटाना है। क्या हालत है इस सरकार की? कोरोना की महामारी में जब आपकी जान जा रही थी, शमशान की लकड़ियां खरीदने में दलाली की गई उत्तर प्रदेश के अंदर। कोरोना की महामारी के दौरान ऑक्सीमीटर की खरीद में घोटाला, थर्मोमीटर की खरीद में घोटाला, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया। गरीब के बच्चे के लिए इस्तेमाल होने वाला 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। और इसके तमाम साक्ष्य प्रमाण मैंने सरकार को दिया, लोकायुक्त में दिया, तमाम जगहों पर शिकायतें की। उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुझ पर मुकदमा करते चले गए। 21 मुकदमे मेरे ऊपर हुए साथियों। हमारे पार्टी का दफ्तर खाली करा दिया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया, इसलिए कि इनके भ्रष्टाचार को हमने खोलने का काम किया, इनके गुंडाराज को हमने खोलने का काम किया, इनके आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत हमने की। हमने बताया कि ये न राम के हैं और न काम के हैं। हमने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने जल जीवन मिशन में घोटाला किया, लोगों के घर में पानी पहुंचाने की योजना में हजारों करोड़ का घोटाला किया। 9 करोड़ रुपए तो तब निकाल लिए गए जब कस्तूरबा में, जहां पे वंचित समाज की गरीब बच्चियां पढ़ती हैं, उस कस्तूरबा में बच्चियों के नाम पे 9 करोड़ रुपए उस वक्त निकाल लिए गए जब कोरोना में विद्यालय बंद था, उनके भोजन के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे पैसा निकाल लिया गया। वो भ्रष्टाचार हमने खोला। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों में नमक रोटी बच्चों को खाने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अस्पतालों के दृश्य हमको मीडिया वालों ने दिखाए, जहां जिस कुर्सी पे डॉक्टर को बैठ के ओपीडी करना चाहिए वहां कुत्ते बैठते हैं।
उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि इस सरकार ने भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा। प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन के नाम पे जो जमीन खरीद की गई उसमें भी घोटाला कर दिया। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदी ट्रस्ट के लोगों ने। इतने बड़े बेईमान तो ना ये राम के हैं ना ये काम के हैं, ये चंदा चोरी भी करते हैं और भ्रष्टाचार भी करते हैं आपकी सरकारी योजनाओं में। इसलिए हमारी आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि संसाधन कम है, ऐसा नहीं कि आप में योग्यता कम है, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों के अंदर क्षमता कम है, किसानों के अंदर क्षमता कम है। लेकिन हमने देखा है महीनों महीने किसान को इस उत्तर प्रदेश की सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा। उसको अपना गन्ना खेत में जला देना पड़ता है, उसको अपना अनाज मंडियों में सड़ा देना पड़ता है, उसकी सुनी नहीं जा रही है। तो क्या हम इसी सड़ी गली व्यवस्था में जीते रहेंगे? क्या हम जातियों और धर्मों के नाम पर राजनीति करते रहेंगे? क्या हम इनकी राजनीति का शिकार होते रहेंगे? 75 वर्ष हो गए साथियों, 175 वर्ष बीत जाएंगे तब भी हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर हम जाति धर्म से ऊपर उठकर मुद्दों के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। और इसलिए आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम मुद्रा बनाम मुद्दा की राजनीति लाएंगे। वो मुद्रा पे चुनाव लड़ेंगे, हम मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे। और हमारे मुद्दे क्या हैं? नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए हमारे मुद्दे क्या हैं? अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी, अरविंद केजरीवाल जी का वादा, अरविंद केजरीवाल जी का भरोसा। और अरविंद केजरीवाल जी ने आपको और हमको और उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या क्या गारंटी दी है, क्या क्या सपना है उनका। आज बिजली का संकट एक बहुत बड़ा संकट है उत्तर प्रदेश में साथियों। बनारस के साथी जानते होंगे, अशोक भारती, मोची का काम करने वाला वो शख्स, जब उसके घर 30,000 रुपए का बिजली का बिल आया तो जहर खा के मर गया। बिजली के बिल के कारण लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उस अशोक भारती की तकलीफ हमें याद है। एक बेटी की तकलीफ अलीगढ़ एटा में वो लिख कर देती है बिजली विभाग के लोगों को, जब उसके पिता आत्महत्या करके मर जाते हैं, कि हमारे बाप, हमारे पिता कोई अपराधी नहीं थे, चोर नहीं थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उनको बिजली के बिल के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। इसलिए साथियों और दोस्तों, यह गारंटी दी है केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने कि उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी और पुराने बिजली के बिल का बकाया माफ किया जाएगा। होली के पहले अगर सरकार बन गई तो पुराने बिजली के बिल का बकाया हाथ में लेकर आना, उसको फाड़ के होलिका में जला देना। सारे पुराने बिजली के बिल के बकाया माफ किए जाएंगे। हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश जहां घंटों घंटे लाइट कटी रहती हैं, गर्मी हो, बरसात हो, आपको बिजली नसीब नहीं होती, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। हमने तय किया है 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बकाया माफ, 24 घंटे बिजली और सारे किसानों का बिजली माफ किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और यह काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। चालबाजों के चक्कर में मत आना, इन फर्जी बात करने वालों के चक्कर में मत आना, क्योंकि केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और देश के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब चुनाव में गए 2020 के, तो बोले 15 से लेकर 20 तक 5 साल में कुछ काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। यह साहस सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री में और अरविंद केजरीवाल में हो सकती है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमने ऐलान किया है, हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद
10 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों को हर साल दी जाएंगी और जब तक उनको नौकरी नहीं दी जाती हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हमने वादा किया है, केजरीवाल जी ने गारंटी दी है आपको। नौजवान साथियों, आइए इस नई राजनीति के साथ, आइए इस बदलाव की राजनीति के साथ। उत्तर प्रदेश में हर महीने 5,000 रुपए जब तक नौकरी नहीं देंगे बेरोजगारी भत्ता देंगे। तीसरा ऐलान, माताओं बहनों के सामने छोटा छोटा संकट रहता है। हमारी बहनें, उनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फॉर्म भरना है, नौकरी के लिए अप्लाई करना है, पैसे नहीं होते। अपने बाप का आसरा देखती हैं, अपनी मां की ओर देखती हैं, अपने भाई की ओर देखती हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस दर्द को समझा, आम आदमी पार्टी ने इस दर्द को समझा और हमने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की माताओं और बहनों को हर महीने 1,000 रुपए दिया जाएगा। यह ऐलान हमने किया। अब हमसे सवाल किया जाता है कि कैसे पूरा कर लोगे आप? आपको पता नहीं उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है? आपको पता नहीं उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी बड़ी है? तो हम सबको बताते हैं, आपको भी बता रहे हैं। जो हमारी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे। उनको अर्थशास्त्र बहुत अच्छी तरीके से आता है। दिल्ली में बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, इलाज फ्री देते हैं, माताओं बहनों की बस की यात्रा फ्री देते हैं। उसके बावजूद मुनाफे का बजट देते हैं। यह है हमारा अर्थशास्त्र। और यह अर्थशास्त्र क्या है? दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़ रुपए, वहां की आबादी है 2 करोड़। उत्तर प्रदेश का बजट है 5,80,000 करोड़ रुपए और यहां की आबादी है 24 करोड़। इसका मतलब कम आबादी के कम बजट में जब हम ये सारे काम कर रहे हैं तो ज्यादा आबादी के ज्यादा बजट में वो सारे काम उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं। यहां भी मोहल्ला क्लिनिक बनेगा गांव गांव में, यहां भी इलाज फ्री मिलेगा आपको। और हमारी पार्टी ने घोषणा की है, केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, शिक्षा के ऊपर बजट का 25% हिस्सा खर्च किया जाएगा, जैसा हमने दिल्ली में करके दिखाया है। और ये सारे काम हम कर सकते हैं। ये सारे काम, ये सारा सपना उत्तर प्रदेश में हम पूरा करके दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट है 5,80,000 करोड़ रुपए। और हिसाब निकाल कर देख लीजिएगा, 300 यूनिट तक फ्री बिजली अगर 1 साल तक उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को दी जाए, यानी कि जितने लोग 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको अगर 1 साल तक मुफ्त बिजली दी जाए तो उस पर खर्च आता है 19,000 करोड़ रुपया। यानी कि जितना पैसा विजय माल्या, नितिन संदेशरा, ललित मोदी लेके भाग गया, उतने पैसे में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री बिजली दी जाती है। समझ में आ गया? अब लोग पूछते हैं नौजवानों को 5,000 रुपए हर महीने, ये कैसे दे पाओगे आप? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में 34 लाख बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं। और अगर उन 34 लाख बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपए आप देते हैं तो गणित निकाल लीजिए, 1,700 करोड़ रुपए प्रतिमाह और 20,400 करोड़ रुपए साल का खर्च आएगा पूरे उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को हर महीने, जब तक वो बेरोजगार है, 5,000 रुपए देने में। नौकरी मिल जाएगी तो ये पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। जितना पैसा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी लेके भाग गए, उतने पैसे में 20,400 करोड़ रुपए में पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। इसका मतलब आप मुसीबत में इसलिए नहीं है कि आपकी योग्यता कम है, आप मुसीबत में इसलिए नहीं है कि आपके पास पैसा कम है, संसाधन कम है, बल्कि आप मुसीबत में इसलिए हैं कि बेईमान लोग सत्ता में बैठे हैं। उन बेईमानों को सत्ता से हटाना होगा, भगाना होगा, तब आप और हम मिलकर उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल सकते हैं। यह अरविंद केजरीवाल की गारंटी को अक्षरशः उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू करेंगे।
और अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, यह संदेश घर घर में पहुंचाइए और सबसे हाथ जोड़ के अपील कीजिए। 75 साल तक आपने कांग्रेस को, भाजपा को, सपा को, बसपा को, सबको देख लिया उत्तर प्रदेश में। एक मौका अरविंद केजरीवाल को दीजिए, एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, एक मौका बदलाव की राजनीति को दीजिए, एक मौका इस नई राजनीति को दीजिए और झाड़ू पर वोट लगा के आम आदमी पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में बनवाइए। दिल्ली की तरह ही विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बहा के दिखाएंगे। और अंत में एक कहानी सुना के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि आपको चुनाव की तारीखें जानने की जल्दी होगी। एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के इलाके से भटकते भटकते रेगिस्तान के इलाके में चले गए। रेगिस्तान का इलाका था। हंस और हंसनी परेशान हो गए। हंसनी ने अपने हंस से कहा, अरे हंस, ये किस इलाके में लेके चला आया? यहां न पेड़ है, न पौधे हैं, न झील है, न झरने हैं, न खुशहाली है, न हरियाली है। हंस ने कहा, प्रिय, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, किसी तरीके से आज का दिन बिता ले, सुबह होगी हम लोग वापस फिर से हरिद्वार चले जाएंगे। शाम होते हुए तो भटकते भटकते उन लोगों को उस रेगिस्तान में एक पेड़ दिखा। पेड़ के नीचे हंस और हंसनी पहुंच गए। उस पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। रात हुई तो फिर से हंसनी ने अपने हंस से कहा, अरे हंस, ये किस इलाके में लेके आ गया? यहां तो ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना झील है, ना झरने हैं, ना हरियाली है, ना खुशहाली है। ये कैसा बर्बाद इलाका है? ये कैसा रेगिस्तान का इलाका है? जब हंसनी अपने हंस से बात कह रही थी, उल्लू बैठ के पेड़ पे उनकी बातों को सुन रहा था। हंस ने फिर कहा, प्रिय, रात तो बीत जाने दे, जैसे ही सुबह होगी हम दोनों फिर हरिद्वार चले जाएंगे। रात बीती, सुबह हुई, हंस अपनी हंसनी को लेकर चलने लगा। उल्लू पेड़ से नीचे आ गया। उसने हंसनी का हाथ पकड़ा। उसने कहा, मेरी पत्नी को लेकर कहां जा रहे हो? हंस ने कहा, भाई मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है, तू तो उल्लू है, ये तेरी पत्नी कैसे हो गई? उसने कहा, जरा खामोश रहे ना, यहां के बॉस हम ही है, जो हमने कह दिया वही यहां का फरमान है, ये मेरी पत्नी है, इसको तू लेके जा नहीं सकता। उल्लू में और हंस में विवाद बढ़ गया। पंचायत बुलाई गई, कई गांव के लोग इकट्ठा हुए। पंचों ने पूछा, भाई मामला क्या है? हंस ने कहा, जी मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है। ये उल्लू कह रहा है हंसनी उसकी पत्नी है, आप ही न्याय कर दो पंचों। पंचों ने कहा, भाई मामला गंभीर है, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। पंच लोग किनारे गए, उन्होंने आपस में बातचीत की। पंचों ने कहा, भाई देखो मामला तो बिल्कुल सही कह रहा है हंस, हंसनी पत्नी तो हंस की है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी हरिद्वार चले जाएंगे, हम लोगों को तो रहना उल्लू के बीच में है, इसलिए फैसला उल्लू के हक में देना है। पंच लोग वापस आए। पंचों ने कहा, भाई फैसला हो गया। हंस ने कहा, क्या फैसला हुआ? पंचों ने कहा, फैसला यह हुआ कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को गांव छोड़ने की इजाजत दी जाती है। हंस रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कैसे लोगों के बीच में आ गया, मेरी पत्नी मुझसे छीन ली। रोकर, चीख कर, चिल्लाकर जब वो हंस आगे बढ़ने लगा, उल्लू फिर से उसके पास पहुंचा। उल्लू ने उसको हाथ पकड़ के बोला, मित्र हंस कहां जा रहे हो? हंस ने कहा, अरे उल्लू, तूने तो मेरी पत्नी ले ली, अब मेरी जान लेगा क्या? उल्लू ने कहा, ना तुम्हारी पत्नी लूंगा, ना तुम्हारी जान लूंगा, लेकिन कल रात को जब तुम्हारी पत्नी तुमसे कह रही थी ये कैसा बर्बाद इलाका है, ये कैसा रेगिस्तान इलाका है, ये कैसा वीरान इलाका है, तो मित्र हंस, ये इलाका वीरान इसलिए है, ये इलाका बर्बाद इसलिए है, ये इलाका रेगिस्तान इसलिए है कि यहां ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में अपना फैसला सुनाते हैं। 75 साल से एक उल्लू के बाद दूसरा उल्लू, दूसरे उल्लू के बाद तीसरा उल्लू हम चुनते आ रहे हैं। आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए आया हूं,
अब इन उल्लुओं को चुनना बंद कीजिए। राजनीति का एक हंस आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के रूप में आपके सामने आ चुका है। आइए हाथ में झाड़ू लेते हैं और इन उल्लुओं को झाड़ू से भगाने का काम करते हैं और अपनी आम आदमी की राजनीति को स्थापित करते हैं। मुझे खुशी है आज हमारे मुद्दों पर लोग बात करने लगे। यही है राजनीति का बदलाव जो आप करने आए थे। अंत में बनारस के लोग, पूर्वांचल के लोग अधिक संख्या में मुझसे जुड़े हैं। एक गीत सुना के, देशभक्ति का एक गीत सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा। अरे छोट छोट मड़ई साकर को लई, अरे छोट छोट मड़ई साकर को लई, और पीपल की छाव में आपन भारत बसेल भैया माटी वाले गांव में। आपन भारत बसेल भैया माटी वाले गांव में। छोट छोट मड़ई साकर को लई, छोट छोट मड़ई साकर को लई, और पीपल की छाव में आपन भारत बसेल भैया माटी वाले गांव में। आपन भारत बसेल भैया माटी वाले गांव में। भगत सिंह शेखर सुभाष सब नाम यहाँ कई गईना। भगत सिंह शेखर सुभाष सब नाम यहाँ कई गईना। अपने भारत देशवा के आजादी है तो करैना। अपने भारत देशवा के आजादी है तो करैना। ई भारत के वीर सपूत, ई भारत के वीर सपूत, जन्मे गांव गिराव माँ। आपन भारत बसेल भैया माटी वाले गांव में। आपन भारत बसेल भैया माटी वाले गांव। आइए आइए हम सब मिलके आम आदमी की राजनीति को मजबूत करें और एक ऐसी राजनीति, एक ऐसी विचारधारा जो स्कूल बनाने की बात कहती है, अस्पताल बनाने की बात कहती है, सड़क बनाने की बात कहती है, बिजली पानी मुफ्त देने की बात कहती है, इलाज अच्छे देने की और मुफ्त देने की बात कहती है, ऐसी राजनीति को लाए। क्योंकि आज ऐसी राजनीति है आपके सामने जो चुनाव में कहती है हमें गांव-गांव में शमशान बनाना है, कब्रिस्तान बनाना है। ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये अरविंद केजरीवाल के लोग हैं। इनको गांव-गांव में शमशान और कब्रिस्तान नहीं बनाना है, गांव-गांव में स्कूल और अस्पताल बनाना है। बच्चों को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, नौजवानों के हाथ को रोजगार देना है, माताओं बहनों को सुरक्षा देनी है, किसानों को उसके फसल का दाम देना है। और स्कूल के अंदर बाबा साहब का संविधान पढ़ाने वाली एकमात्र पार्टी हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश न मोदी के फरमान से चलेगा, न योगी के फरमान से चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।